हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी मैथ्स 2 के वन शॉट की, आज उसका नेक्स्ट यूनिट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो आज हम लोग देखने वाले। तो इसमें सिलेबस है हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन बनाना सीखेंगे, फिर लिमिट निकालना सीखेंगे उस फंक्शन का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी निकालना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन का, फिर एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉची रायमन इक्वेशन पढ़ेंगे, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म दोनों में। कॉची रायमन इक्वेशन जो होती है वो एनालिटिक फंक्शन को चेक करने के लिए होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन, फिर पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शंस, मिलनेस थॉमसन मेथड, और फिर है कन्फर्मल मैपिंग और मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दियर प्रॉपर्टीज। मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बुक में अलग अलग लिखा होता है, तो दोनों सेम बात ही होती है। ये है हमारा सिलेबस जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। और ये आपको बता दें कि ये यूनिट छोटी है और इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कंसेप्ट इसमें ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इजी यूनिट है, आप इससे अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं आप अपने एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये यूनिट अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये बात करेंगे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर है द नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। एक ऐसा नंबर जो z से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो और x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या होता है? जो हमारा रियल पार्ट होता है। आई वाई में i का जो कोफिशियंट होगा y, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और i क्या होता है? i को हम लोग बोलते हैं, i की वैल्यू देखिए लिखा है √-1 है, i को हम लोग बोलते हैं आयोटा। i आयोटा होता है, i की वैल्यू होती है √-1 और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1 और i क्यूब की वैल्यू -i। ये सारी बेसिक आप चीज़ें पढ़ चुके होंगे। i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ये बेसिक वैल्यूज है जो आप पढ़ चुके होंगे पहले ही क्लास 11th में, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की। तो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में, इसी का कॉन्जुगेट देखें। कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड बार। जेड अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जेड बार जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा उस नंबर का। कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो आयोटा का टर्म लिखा है उसका साइन चेंज करके लिख दिया जाए। अगर प्लस लिखा है तो माइनस लिख दिया जाए, माइनस लिखा है तो प्लस लिख दिया जाए। तो यहाँ पे प्लस लिखा था तो माइनस लिख दिया, तो x माइनस आई वाई क्या हो गया? इस नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। अब मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस में क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड। अब यहाँ पे क्या किया है? रियल पार्ट के कोफिशिएंट को स्क्वायर किया है, साथ में इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, रूट में वो आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी होता है मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटा दिया। अब ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। पोलर फॉर्म में बात करें तो पोलर फॉर्म में भी आपने पढ़ा होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखते हैं। अब इसी में जेड इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। तो इसी में रिप्रेजेंट कर दीजिए, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। तो हमको क्या मिलता है? r कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा यहाँ मिल गया। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर i थीटा। e की पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा प्लस i sin थीटा को हमने e की पावर i थीटा से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास यूलर फॉर्म आ गया। ये क्या होता है? यूलर फॉर्म होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 रिप्रेजेंटेशन है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई से। दूसरा है पोलर फॉर्म जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा में। और तीसरा फॉर्म है z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा। ये 3 फॉर्म है जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करिए, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको याद करना है या आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे तो आगे यूनिट में यूज होने वाले हैं ये सारे फॉर्मूले। हमने ये पहला पढ़ रखा, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसमें क्या किया? e की पावर माइनस आई थीटा ले लिया, तो e की पावर माइनस आई थीटा लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? cos थीटा माइनस आई sin थीटा। यहाँ पे प्लस का आई थीटा था तो प्लस में आई sin थीटा हुआ, यहाँ माइनस का आई थीटा है तो यहाँ पे माइनस आई sin थीटा हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बना लिया, दोनों फॉर्मूले को इक्वेशन में बना दिया और पहले में क्या किया? इक्वेशन को ऐड कर दिया। इक्वेशन को ऐड कर दिया तो 2 cos थीटा आ गया, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस यूनिट में हमेशा यूज होने वाला है। आप सब्ट्रैक्ट कर दिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिला? 2i sin थीटा इज इक्वल टू e की पावर, यहाँ पे माइनस लगाया देखिए, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा। इन दोनों टर्म को माइनस कर दिए, फिर sin थीटा की वैल्यू निकाला, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये cos थीटा और sin थीटा के फॉर्मूला होता है। इसको इस फॉर्मूला क्या बोला जाता है? यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये आगे यूज होने वाला है।
अब यहाँ पे ये इतने सारे चीजों को समझ लिया, तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये सारे बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब देखिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लिखा है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिला, जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस आई वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये इन दोनों को पहले इस वाले एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर एक्स का माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का एक्स आई वाई मिल गया, और यहाँ पे फिर आई वाई का मल्टीप्लाई करा इसके साथ में, तो प्लस का एक्स इंटू आई प्लस इंटू वाई आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी जस्ट बताया था -1 होती है, तो -1 हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करा है, आई वाई का इंटू में आई वाई का, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, और माइनस पहले सही था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर बच गया। तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ जेड इंटू जेड बार क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अभी जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए मॉड जेड का स्क्वायर बताए थे, ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सॉरी यहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर है, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछे जेड देके मॉड जेड निकाले तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन मॉड जेड कर देंगे तो यहाँ से जेड बार की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे कंसेप्ट आपको आगे यूज करने पड़ेंगे फॉर्मूलेज में। अब यही इन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस सॉरी जेड प्लस जेड बार किया, यहाँ एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स माइनस प्लस का आई वाई माइनस का आई वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। इसी तरीके सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लिया, माइनस करके y की वैल्यू निकाला तो जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i आ गया। तो इस तरीके से ये होता है हमारे बेसिक है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन देखे हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस हमारा यहाँ से शुरू होता है। पहला टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किसी भी पहले बात तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, जो कैसे होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए ये जो जेड था इसको रिप्रेजेंट कर लिया एफ ऑफ जेड में, तो ये जेड हो जाएगा। अब इस ऑफ ये क्या बन गया, हमारा एक फंक्शन बन गया, ये जेड को टर्म में रिप्रेजेंट करता है नंबर, और नंबर को हमने फंक्शन बना दिया, एफ से मतलब एफ के साथ लिख दिया, तो ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को एक वेरिएबल दे दिया ओमेगा या डब्लू, किसी में डब्लू बोलते हैं या ओमेगा बोलते हैं, तो कुछ भी आप बोल लीजिए, एक वेरिएबल है ये, तो ओमेगा ले लिया, ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन गया। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे बन गया ये समझिए, जो जेड है हमारे पास, ये जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर कैसा है, कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को एक वेरिएबल में दे दिया, वेरिएबल के साथ में, तो ये ओमेगा जो हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, एफ जेड क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को यही पढ़ना है, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है, तो हम दोनों किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जेड, ये हो गया हमारा एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। अब देखिए इसको हम लोगों ने एफ की वैल्यू क्या लिया, एफ जेड लिया है, तो एफ जेड जेड किस पे डिपेंड करता है, एक्स प्लस आई वाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट बनेगा, उसको हम लोग अलग से ले लेते हैं, यू प्लस आई वी। तो हम लोग सीधे सीधे एक वेरिएबल बना रहे हैं, उस वेरिएबल में एक फंक्शन है, फंक्शन को स्टोर कराएंगे या फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, और वो फंक्शन कैसा होगा, यू प्लस आई वी के फॉर्म में होगा। तो ये हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और वेरिएबल यहाँ पे कौन है, यू प्लस आई वी। यू और यू क्या है, वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। किस तरीके का वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और इसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ जेड से, तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का, वी क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और एक्स वाई क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है जो जेड एक्स प्लस वाई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए इसे ग्राफ के बारे में, ये जेड प्लेन जब होता है तो जेड प्लेन में कौन कौन आता है, एक्स और वाई आता है, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। यही ओमेगा प्लेन आता है, ओमेगा प्लेन में कौन कौन होता है, यू होता है, वी होता है। यू एंड वी क्या है, फंक्शन होते हैं एक्स वाई के, ये देखिए बताया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू एंड वी वेरिएबल हो गए, एक्स एंड वाई कोई नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में, ये चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ जेड, ये एक फंक्शन है जो जेड के फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। फंक्शन क्या हमारे पास, जेड स्क्वायर प्लस 2z। इसको सॉल्व करें तो वी नो दैट जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x आई वाई प्लस 2x प्लस 2i वाई। तो यहाँ पे देखिए अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म है 2x। अब देखिए आई के पार्ट को कॉमन ले लें, आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x y प्लस का 2y। अब देखिए ये सारा पार्ट क्या हो गया हमारा, अगर ये एफ ऑफ जेड है तो एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में होता है, u प्लस आई वी। यहाँ से हमको मिल गया फंक्शन
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x और v की वैल्यू क्या है 2xy प्लस का 2y। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए u किस पे डिपेंड कर रहा है xy पे, v भी डिपेंड कर रहा है xy पे, तो u एंड v वेरिएबल हो गए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गए और इन वेरिएबल से हम लोग एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ इस पे नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। फॉर वन वैल्यू ऑफ जेड, जेड की एक वैल्यू के लिए देयर इज वन वैल्यू ऑफ ओमेगा, जेड की एक वैल्यू के लिए ओमेगा की वैल्यू भी एक ही मिल रही है, मतलब ओमेगा क्या है फंक्शन ऑफ जेड है, फंक्शन ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करता है और जेड की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू कौन सी होती है x प्लस आई वाई, ये x प्लस आई वाई क्या है एक वैल्यू ही है जेड के लिए। तो जब x प्लस आई वाई में w जेड की है तो उसमें भी w को क्या मिल सॉरी ओमेगा को क्या मिल रहा है एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोला जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे एग्जांपल में मान लो ओमेगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओमेगा की कितनी वैल्यू आएगी u प्लस आई वी में ही आएगी अकेले एक वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा है ना, तो ओमेगा की एक ही वैल्यू आएगी। x प्लस आई वाई को सॉल्व करेंगे तो u प्लस एक्स प्लस आई वाई को रखेंगे जेड स्क्वायर में, तो यहाँ पे u प्लस आई वाई के फॉर्म में आ जाएगा, वो हमको ओमेगा की एक वैल्यू मिलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जब एक ही वैल्यू के लिए फॉर वन वैल्यू ऑफ जेड देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ ओमेगा इज नोन एज मैनी या मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन जिसमें जेड की एक ही वैल्यू यूज किया गया हो x प्लस आई वाई के फॉर्म में और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाए 2 आ जाए, और 2 कब आएगी जब ओमेगा क्या होगा स्क्वायर होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू रूट जेड, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जेड लिखा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जेड लिखा है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ 2 मिलेगी, x प्लस आई वाई यहाँ पे माइनस का x माइनस आई एक्स प्लस आई वाई 2 वैल्यूज आ जाएंगी ना प्लस और माइनस के लिए, तो ये इस तरीके की वैल्यू। तो यहाँ पे जब ओमेगा की 2 वैल्यू मिलती है एक से ज्यादा मिलती है तो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड, और जब एक ही वैल्यू मिलती है तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन का लिमिट कैसे लेते हैं, वो चीज हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। लिमिट किसका पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड है, और एफ ऑफ जेड अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एफ ऑफ जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्या है हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। एट ऑल द पॉइंट किस पे सभी पॉइंटों पे इज सम नेबरहुड एट द पॉइंट जेड नॉट। यहाँ पे देखिए ग्राफ से इसको समझते हैं। देन एफ जेड इज सेड टू बी लिमिटेड एल, लिमिट एल इफ अलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ के अलोंग अगर निकालते हैं तो वहां पे वैल्यू लिमिट एल हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि ये लिमिट किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास कोई किसी लिमिट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये जेड है, इस जेड से मिला के एक फंक्शन बनाया गया है, उस फंक्शन को जेड नॉट के रिस्पेक्ट में लिमिट उसकी निकालनी है। तो जेड नॉट के रिस्पेक्ट में अगर लिमिट निकालनी है तो हमको लिमिट निकालने का मतलब है कि ये जो जेड फंक्शन है जेड पॉइंट है उसको जेड नॉट की तरफ अप्रोच करना है। तो जब जेड नॉट की तरफ अप्रोच करना है तो हमारे पास कई सारे पाथ होंगे, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए या ये मान लीजिए ये एक पाथ है, तो कई सारे पाथ हो गए। इन कई सारे पाथों का हम लोग क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट निकालते हैं। और लिमिट निकालना हम लोगों ने सीखा है, जैसे सिंपल वैल्यूज का फंक्शन का निकालते हैं। लिमिट जेड टेंड्स टू, यहाँ पे क्या होता था पहले अगर बात करें तो क्या होता था लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 2 पे निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे कोई f ऑफ x होता था तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते थे, तो ये लिमिट हो जाती थी। अगर ये लिमिट कैसी आ जाती थी फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आ जाती थी तो हम लोग बताते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए क्या है कि वही सेम चीज, यहाँ पे जो f ऑफ जेड है उस जेड पे जो जेड नॉट की वैल्यू ले रहे हैं उस पे वैल्यू अगर एल जो आ जाए, एल क्या है हमारी कोई एक वैल्यू है जो फाइनाइट हो और यूनिक वैल्यू हो, तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको ग्राफ से अगर समझना है तो ग्राफ में ये कहता है कि जो जेड पॉइंट है जेड नॉट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी पाथ को फॉलो करें। ये हमारे पास मान लीजिए पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, पाथ 4 है, हम लोग किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं और जेड से जेड नॉट की तरफ जाने के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है एल हो, और एल क्या है फाइनाइट और यूनिक वैल्यू हो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे लिमिट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो लिमिट निकाल रहा है वो एग्जिस्ट करती है। यही हम लोगों को बताना होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब कोई भी फंक्शन मान लीजिए हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, इसकी लिमिट निकालनी है तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट देख लेंगे कौन से पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए जेड इज इक्वल टू डेल जेड पे निकालना है या जेड इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, कोई भी फंक्शन हो जेड इज इक्वल टू 0 पे निकालना है किसी भी तरीके, तो उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी जो ये वैल्यूज फाइनाइट वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, उसके बारे में बात करना है। तो अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। अब देखिए यहाँ पे भी ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई एक्सिस है, इसमें कोई एक फंक्शन मान लीजिए ये एक फंक्शन है,
इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ जेड से, ठीक है। इस फंक्शन में कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, जब z इज इक्वल टू जेड नॉट पे, यहां मान लीजिए z इज इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट है, ये जेड नॉट था, उस पे z को रिप्लेस कर दिया, तो लिमिट जो लिमिट अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पे, तो लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, एफ जेड नॉट आ रही है, और एफ जेड नॉट क्या है, फाइनाइट है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, और जब कोई वैल्यू मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको ये समझना है कि जो ये फंक्शन है ये इतना बड़ा, इस फंक्शन में यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू कुछ मिल रही है, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, तो 2.1 रखने पे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू y की मिल जाए, उस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 से एक पॉइंट कम कर दीजिए, 1.9 रख दीजिए, 2 से एक छोटा पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन कहां से कहां तक क्या है, तो 2 से 3 के बीच में, तो कंटिन्यूअस मतलब है या कंटिन्यूटी मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू रखने के बाद y की पूरी वैल्यू मिले। अब यही कॉम्प्लेक्स है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा प्लेन जेड प्लेन पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो z इज इक्वल टू जेड नॉट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमको जब ये लिमिट मिल जाएगी, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, z इज इक्वल टू जेड नॉट पे कोई वैल्यू मिल जाएगी, मान लीजिए एफ जेड नॉट, या इसको l माने थे ना, l ही ले लीजिए, यहाँ पे l आ जाएगी, तो मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट वैल्यूज है। एक बार इसको चेक करेंगे, इसी तरीके से हम लोग 3 कंडीशन में चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या होती है, ये होती है, आपको ये पता भी होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू जो एफ जेड नॉट है वो तीनों बराबर आ जाए, जो ये l है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए ये कैसे पता चला कि मान लीजिए यहाँ पे z इज इक्वल टू जेड नॉट है, यहाँ पे देखिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं तब समझते हैं। ये फंक्शन है, यहाँ पे हमने बोला z इज इक्वल टू जेड नॉट है, तो जेड नॉट के लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, यहाँ पे ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, तो इधर LHL मतलब ये मान लीजिए कोई पॉइंट था 2, मैंने माना था ना, ये इस पॉइंट को मान लीजिए 2 है, तो 2 से एक कम करिए, 2 से एक पॉइंट कम करेंगे 1.9 पे, 1.9 पे अगर निकाल रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू और जस्ट यहाँ बगल में राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे 2.1 पे, इस पे और इस पे अप्रोच करिए, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहाँ पे अप्रोच करते हैं z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये जो वैल्यू लिखते हैं z टेंड्स टू जेड नॉट, ये अप्रोच बोलते हैं कि z की वैल्यू जेड नॉट की तरफ पहुंच रही है, एग्जैक्ट में जेड नॉट होती नहीं है वो। यहाँ पे इस तरीके से अगर इन तीनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और z इज इक्वल टू जेड नॉट पे वैल्यू सेम आ जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। इस तरीके से कहना है मतलब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है भाई, जैसे पहले निकालते थे वही सेम चीज यहाँ पे भी है। डिफरेंशियबिलिटी है, लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, देन इट विल डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। एफ जेड जो है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एक, तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। अब एफ डैश जेड मतलब फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन कैसे करना है, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है। जेड क्या है, जेड की वैल्यू जेड नॉट के रिस्पेक्ट में करना है, तो किसी मान लीजिए ये एक फंक्शन है ये, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू जेड नॉट। तो ये कब, जब किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो कैसा होता है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये फॉर्मूला होता है। या इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 जेड प्लस जेड नॉट, सॉरी जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज रखेंगे आप, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 बन रही है, यहाँ पे एफ जेड बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए भाई जैसे ही डेल जेड की वैल्यू रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये एफ जेड माइनस एफ जेड, तो यहाँ पे वही वैल्यूज बराबर हो रही थी। ये फॉर्मूला दोनों अलग है, तो सॉरी सेम ही है, अलग अलग बुक में मिल जाता है, तो मैंने दोनों लिख दिया है, आपको ये समझ में आया होगा। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, और ऐसा अप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्रोवाइड जो होती है लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे अगर ये वैल्यूज आ जाएगी, कोई फाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट करती है। और इंडिपेंडेंट मैनर में, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल जेड टेंड्स टू 0, ये इसके लिए भी वही है कि इन मैनर में बोल रहा है ये चीज। तो ये बात होती है डिफरेंशियबिलिटी की। अब देखिए आपको दो चीजें पता होंगी, मान लीजिए जैसे फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया, अब इसका बोलेगा डिफरेंशिएशन करिए, तो एफ डैश जेड करना है, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जेड का 1 हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा। यहाँ पे एफ डैश जेड निकाल रहे हैं, ये जो फंक्शन है मान लीजिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, तो डेल डी ओमेगा अपॉन डी जेड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2z आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या है, इस तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे कि जब किसी भी फंक्शन का
उस फंक्शन में किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा तब करेंगे। आई होप आपको दोनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये सिंपल वाला मेथड कब यूज करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वाला मेथड जो ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये मेथड तब अप्लाई करेंगे जब बोलेगा कि फंक्शन गिवन है और किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो यहाँ पे क्या दिया हम एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है और यू और वी किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स एंड वाई पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। और किसी भी पॉइंट, अब यहाँ पे बोल दिया एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है और जेड यू टेंस टू 0 पे आप डिफरेंशिएशन चेक करिए। तो यू टेंस टू 0 पे अगर आपको डिफरेंशिएशन चेक करना है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसका दूसरा नाम है, पहले तो एनालिटिक बोलते हैं, दूसरा होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं या रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। तो आपको पेपर में किसी भी नाम से अगर बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन fz is said to be analytic at a point z0 if function is differentiable not only at z0 but at every point of the sum neighborhood of the z0। इसका कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब बोला जाएगा, मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, ये फंक्शन है f of z। अब f of z पे यहाँ पॉइंट z0 ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो फंक्शन f of z है, z पॉइंट के क्या बोल रहा है, नॉट ओनली z0 क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन जो fz है z0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जब f of z की वैल्यू z0 रखेंगे, z को z0 से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन क्या है, f डैश z0 एग्जिस्ट नहीं करता f डैश z, बट इसके आसपास z0 के आसपास जो फंक्शन वैल्यूज हैं उसको अगर रख के चेक करेंगे तो f डैश z मिलता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो सीधे सीधे मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा। अब किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर चेक कर रहे हैं तो वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट होता है। z0 यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी किया हूं, सिंगुलर पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक ना हो। A point z is equal to a is said to be singular point if function is not analytic at that point। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए वहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में यही बोल रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन पे अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है z0 जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और उसके आसपास जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा। ये कहने का मतलब है कि जहां पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया वो फंक्शन वहां एनालिटिक कहलाएगा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है वहां एनालिटिक नहीं होगा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉची रायमन इक्वेशन की। यहाँ पे अभी देखिए शुरू में सारे कंसेप्ट हैं, इन सारे कंसेप्टों को अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट मिले हैं तो इनको अच्छे से पहले समझ लेते हैं तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉची रायमन इक्वेशन की, सीआर इक्वेशन बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन fz। ये fz को किससे भी लिख सकते हैं, ओमेगा से भी लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट इन अ रीजन आर। कह रहा है कि ये फंक्शन एनालिटिक जो हमारे पास f of z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, ये क्या होगा, एनालिटिक हो सकता है कि सभी पॉइंटों पे जब क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई हो। हमारे पास यहाँ देखिए u किसका फंक्शन होता है, x कॉमा वाई का, v भी फंक्शन होता है x कॉमा वाई का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो u है उसका x में और u का y में डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, v का x में v का y में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर u का x का डिफरेंशिएशन डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल y की वैल्यू सेम आ जाती है, और डेल u बाई डेल y की वैल्यू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल y की वैल्यू के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है। यहाँ पे डेल u बाई डेल y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x के बराबर होती है। तो ये फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। अगर ऐसा इक्वल हो गया तो जिस फंक्शन के लिए हम लोग ये चेक किए हैं वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। हो सकता है, होगा नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते कि हो जाएगा, हो सकता है। अगर कंफर्म तब कहेंगे जब हमारे पास ये डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल y और डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y की वैल्यू क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तब हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है। ये इस इक्वेशन को पहली बात तो आप समझ लीजिए, इसको सीआर इक्वेशन बोलते हैं। सीआर इक्वेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x, ये होता है। तो इसको बोलते हैं सीआर इक्वेशन। अगर किसी भी फंक्शन का सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में ये चारों टर्म कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, हमारा एनालिटिक है। बट अगर कोई भी फंक्शन
सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और फंक्शन को आप उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि एनालिटिक है, तो ये बात गलत है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को फॉलो करता है, बट वो डिफरेंशिएबल जब तक नहीं होगा। डिफरेंशिएबल मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आई होप आप ये क्लास 12th में पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, और कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो क्या बोल रहे हैं आप कि एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, भले भी वो क्या हो, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही क्यों ना कर रहा हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जो बात बोली जा रही है इसको आप केयर करेंगे और अच्छे से पॉइंट को लिखते जाएंगे, तब आप यहाँ पे अच्छे से आपको ये यूनिट समझ में आएगी। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। जैसे एक एग्जांपल लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? सो दैट द फंक्शन e की पावर x cos y प्लस i sin y इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। कह रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया है ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, इसको शो करिए और इसका डेरिवेटिव बताइए। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन मान लीजिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर x cos y मल्टीप्लाई करा दिया अंदर में e की पावर x cos y प्लस i e की पावर x sin y। अब अगर इसको कंपेयर करें u प्लस आई वी से, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या मिल रही है, e की पावर x cos y, और v की वैल्यू मिल रही है e की पावर x sin y। मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल u बाई डेल x पहले निकालते हैं। डेल u बाई डेल x निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x cos y है, तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, cos y एज इट इज आ गया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x आ जाएगा। अब डेल u बाई डेल y निकालते हैं, डेल u बाई डेल y निकालेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y होता है। अब यहाँ पे v का करेंगे तो v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो sin y कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin y एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, y का v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin y का करना है, e की पावर x कांस्टेंट हो जाएगा, sin y का डिफरेंशिएशन cos y होता है। अब देखिए हमने चारों फंक्शन को निकाल लिया है। अब इन चारों फंक्शन को सेटिस्फाई कराते हैं सीआर इक्वेशन में। सीआर इक्वेशन क्या बोलती है, फ्रॉम सीआर इक्वेशन क्या बोलती है, डेल u बाई डेल x इक्वल होना चाहिए डेल v बाई डेल y के, एंड डेल u बाई डेल y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x के। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं, डेल u बाई डेल x की वैल्यू क्या आई है, e की पावर x cos y, तो ये e की पावर x cos y आ गया, इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y की वैल्यू भी चेक करिए, e की पावर x cos y आ रहा है, एंड डेल u बाई डेल y की वैल्यू अगर देखें तो डेल u बाई डेल y की वैल्यू आ रही माइनस ऑफ e की पावर x sin y, और यही माइनस यहाँ लगा रहने दीजिए, डेल v बाई डेल x की वैल्यू देखिए e की पावर x sin y। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, तो मतलब फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। फंक्शन क्या है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, मे बी। अब उसके लिए क्या करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन है डेल u बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल u बाई डेल y और डेल v बाई डेल x, ये चारों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं कि नहीं, ये आप पता करेंगे। ये कैसे पता करेंगे, आप यहाँ पे फंक्शन देखिए जो हमारे पास आ रहा है e की पावर x cos y। अगर e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो आपको कैसे मिलता है, e की पावर x ऐसे मिलता है, cos y क्या है, cos y भी आपको इस तरीके का फंक्शन मिलता है। तो ये फंक्शन कैसे हैं, एनालिटिक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको पता है इन सारे का ग्राफ, तो ये फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन एनालिटिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड, सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एंड डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x एंड डेल v बाई डेल y आर कंटिन्यूअस, हेंस f ऑफ z इज एनालिटिक। अब जब फंक्शन एनालिटिक हो गया तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए। डेरिवेटिव कैसे निकालना है, e की पावर x cos y का प्लस i e की पावर x sin y का। अब देखिए ये क्या हमारे पास f ऑफ z है, f ऑफ z की वैल्यू क्या निकालना क्या आप लोगों को, f डैश z की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आप ये लिख लिए होंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए f ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी। तो आप यहाँ पे f डैश z निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डेल u बाई डेल x प्लस i डेल v बाई डेल x। तो आपके पास यहाँ देखिए दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है, डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल x की वैल्यू दोनों यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डेल u बाई डेल x की वैल्यू क्या है, e की पावर x cos y, डेल u बाई डेल x की वैल्यू क्या है, e की पावर x cos y है, प्लस i डेल v बाई डेल x की वैल्यू क्या है, e की पावर x sin y, e की पावर x sin y। ये आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इसका। अगर यही आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, कुछ दूसरा आ जाएगा।
अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए एक नोट पॉइंट लिखा है, इफ द फंक्शन fz इज एनालिटिक देन इट ऑलवेज सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। देखिए अभी तक जो बात आपको बता रहा था वही बात यहाँ लिखी है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो क्या है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी CR इक्वेशन को, बट द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको बोला जा रहा है कि वो एनालिटिक है तो आप ये मान सकते हैं कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, बट आपको अगर ये कोई बोले कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन तो वो फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, तो ये बात गलत है। वो फंक्शन एनालिटिक हो सकता है कब, जब वो उसके डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब del u by del x, del u by del y, del v by del x और del v by del y की वैल्यू कंटिन्यूअस होंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस दे रहा होगा, तब फंक्शन क्या होगा हमारा, एनालिटिक होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी क्या नोट पॉइंट लिखा था। अब यहाँ पे देखिए एक नेसेसरी कंडीशन है जो कि हमको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये क्या है कि कोई भी फंक्शन का, अब देखिए ये तो एक मेथड था CR इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा लिए और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया तो हम बता दिए कि फंक्शन एनालिटिक है। बट एक और कंडीशन है जिस मेथड से हम लोग पता करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन दे दिया, ये एफ ऑफ जेड है, बोल दिया इस एफ ऑफ जेड को किसी पॉइंट के क्रॉस रिस्पेक्ट में चेक करो, कह दिया जैसे ओरिजिन पे चेक करो, 0,0 पे कोई फंक्शन लिख दिया ऐसे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, इस तरीके का फंक्शन लिख दिया और बोला कि आप इस पे चेक करो ओरिजिन पे फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो जब किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलता है तो अब हम लोग इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेसेसरी कंडीशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एफ जेड इज बी एनालिटिक इन रीजन आर, एनालिटिक होगा रीजन आर में कब, देखिए हम लोग एफ जेड को कैसे लिखते हैं, यू प्लस आई वी से। अगर इसी जेड को जेड प्लस डेल जेड के जेड प्लस डेल जेड लिख दें, मतलब इंक्रीज कर दे रहे हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे भी फंक्शन भी वैल्यू इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है। अगर इस जेड वैल्यू को ही इंक्रीज करेंगे, जेड की वैल्यू को इंक्रीज किया जेड प्लस डेल जेड से, तो हमारा फंक्शन भी इंक्रीज होगा यू प्लस डेल यू से, और ये वाला भी इंक्रीज होगा प्लस आई वी प्लस डेल वी से। तो यही बात है, जब ये फंक्शन इंक्रीज होकर लिखेगा तो हमारे पास जो अब देखो फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हम लोग इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है। तो उस फंक्शन का एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डिफरेंशिबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जो हम लोगों ने डिफरेंशिबिलिटी में पढ़ा था। तो डेल जेड क्या है, डेल जेड से इंक्रीमेंट किए हैं वैल्यू को, तो डेल जेड हमारा एक पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो वहां पे क्या किया, डेल जेड के रिस्पेक्ट में ले लिया, तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो ये डिफरेंशिबिलिटी का फॉर्मूला लगा के एफ डैश जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू यहाँ पे कोई किसी मान लीजिए अगर ये फंक्शन क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वैल्यू एल दे दिया और वो कांस्टेंट है, मतलब फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, तब हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, एफ डैश जेड हमारा एग्जिस्ट करता है और फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद फंक्शन वेरिएबल में आ जाए, वेरिएबल में आ जाए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी फॉर्म में आए, एक्स एंड वाई में आए या यू एंड वी में आ जाए, तो हम लोगों को कैसे चेक करना है, उस वैल्यू को उस फंक्शन को पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी पाथ को फॉलो करेंगे। जैसे अभी शुरू में मैं बताया था ना, ऐसे कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इस पाथ को फॉलो करेंगे, कोई भी पाथ फॉलो करेंगे तो उस पाथ के अलोंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, अलोंग एनी पाथ इफ एफ डैश जेड विल बी एग्जिस्ट देन फंक्शन विल बी एनालिटिक। तो जब वो अलोंग किसी पाथ पे चलेंगे और पाथ पे कई 2-3 पाथ पे चलेंगे, अगर उन पाथ पे वैल्यूज सेम आ रही है और यूनिक आ रही है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कौन सा, एफ डैश जेड। और एफ डैश एग्जिस्ट करता है मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो वहां पे कोई भी CR इक्वेशन की सेटिस्फाई नहीं कराना है, ना किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है। अगर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो बस केवल और केवल क्या है कि हम लोगों को एफ डैश जेड एग्जिस्ट करवाना है, अगर दिखाना है ये बात। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग पाथ जो फॉलो करेंगे वो 2-3 तरीके से हो सकता है। एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग चल सकते हैं। जब एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो एफ डैश जेड कैलकुलेट करेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे होंगे तब भी एफ डैश जेड कैलकुलेट करेंगे। दोनों कंडीशन में एफ डैश जेड की वैल्यू अगर सेम आती है, ये तो 2 पाथ का हो गया, एक पाथ और चल लेंगे जो फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के अलोंग चल रहे फंक्शन के पाथ के अलोंग अगर चलेंगे, वहां पे भी अगर एफ डैश जेड कैलकुलेट करें, तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। कौन सा फंक्शन, एफ डैश जेड। और अगर एफ डैश जेड यूनिक वैल्यू दे रहा है तो ये देखिए एफ डैश वैल्यू है इज यूनिक सो एफ डैश जेड एग्जिस्ट।
अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन विल बी एनालिटिक, अदरवाइज एफ डैश इज नॉट एनालिटिक। मान लीजिए यहाँ एफ डैश जेड की वैल्यू 0 आ गई, एफ डैश जेड की वैल्यू 0 आ गई, एफ डैश जेड की वैल्यू भी 0 आ गई, कब? जब एक एक्स एक्सिस के पाथ पे चले और एक वाई एक्सिस पे चले, और एफ डैश जेड की वैल्यू फंक्शन के अलोंग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फंक्शन के अलोंग पाथ ऑफ फंक्शन के अलोंग, तब क्या करेंगे? अगर एफ डैश जेड की वैल्यू 1/2 आ जाती है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम नहीं है, जब वैल्यू सेम नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हमारी वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, डिसमैच हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब वैल्यू सेम नहीं आती होगी तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और एनालिटिक नहीं होगा। फिर अब आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसी रिसेंट पे इसी कंसेप्ट पे आया है, और ये हर बार इस कंसेप्ट पे आपको एक सवाल मिलेगी ही मिलेगी, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रिसेंट में क्वेश्चन आया है इसी कॉन्सेप्ट पे। क्या है क्वेश्चन? AKTU 2022-23 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है? यहाँ पे एक्स क्यूब होगा फंक्शन में, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स अपॉन एक्स पावर 6 प्लस वाई की पावर 10 जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो दो वेरिएबल दो पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, जब जेड 0 नहीं हो तब और जब जेड 0 हो तब। इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। देखिए उसी बात को कह रहा है कि ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, ये बात प्रूफ करना है। इवन दो इट सेटिस्फाई कॉची-रायमन इक्वेशन एट द ओरिजिन, और ये बात भी बता दिया कि फंक्शन जो है वो कॉची-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पे, बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये बात प्रूफ करना है। अभी यही कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने, क्या पढ़ा कि कॉची-रायमन इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इससे हम नहीं कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। उसके लिए क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, या डेल यू बाई डेल एक्स, वो जो चारों चीज हैं, या फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूफ कर लो आप, तब एनालिटिक बोल सकते हो। तो यही चीज, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये आया भी है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पक्का मिलते भी हैं AKTU में, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। कब? ये z डज नॉट इक्वल टू 0 है तब, और 0 है फंक्शन जब z इज इक्वल टू 0 है। यही बात बोल रहा है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया। अगर इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि सेम इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें सॉल्व करना है तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में होता है? u प्लस आई वी के फॉर्म में होता है। u प्लस आई वी की फॉर्म में है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। यहाँ मैं डायरेक्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ प्लस में, और डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख दिया, तो आई यहाँ पे बना एक्स क्यूब वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। तो यहाँ से u की वैल्यू हमको मिल गई क्या? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। v की वैल्यू मिल गई एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। तो ये u एंड v की वैल्यू मिल गई। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इस बात को प्रूव करते हैं। वो बात तो पहले बोल ही दिया है, तो हम लोग इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ताकि पता भी तो चले। कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या पता होना चाहिए? डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकालते हैं। अब डेल यू बाई डेल एक्स देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर इस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफरेंशिएट करना होता है तो बस डिवाइड रूल लगा देते u अपॉन v वाला, तो सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे चेक करना है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक करना है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? लिमिट, अब देखो जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो फंक्शन होना चाहिए x टेंड्स टू 0। यहाँ पे x के लिए फंक्शन बनाएंगे u का, तो x का फंक्शन बनाना है तो दूसरे वेरिएबल को 0 पुट करेंगे, x, 0 माइनस u 0, अपॉन में x। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z, इस तरीके से। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है, अप्लाई किए हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, तो यही तो बनाते थे। अब यहाँ पे अगर ये z नॉट ले लेते तो यहाँ पे z माइनस z नॉट हो जाता है, यहाँ पे z माइनस z नॉट z प्लस z नॉट हो जाता है। तो ये पॉइंट 0 के क्रॉस चल रहे हैं, यहाँ पे z को z नॉट को अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पे 0 पे कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का फंक्शन हो, फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड बता ही दिया हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पे वैल्यू पुट करिए, तो x की वैल्यू यहाँ ये u है, इसमें पुट करते हैं, x को x रहने देते हैं, y को 0 करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x को x रहने दे, y को 0 रखेंगे, तो ये पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, क्योंकि x के साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू सेम, और दोनों वैल्यू 0 रखेंगे तब तो फंक्शन 0 ही मिलेगा। अब नीचे क्या, इससे क्या मतलब, हमको 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी का जब डेल यू बाई डेल एक्स निकालना हो, x और x की वैल्यू 0 हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो x y यहाँ y के लिए निकाल रहे तो y टेंड्स टू 0 होगा, और फंक्शन u का है। अब y के रिस्पेक्ट में बनाना है तो y को y रख दीजिए, x को 0 रख दीजिए, माइनस u, 0, 0
अपॉन में यहाँ पे वैल्यू y आ जाएगी, तो वही काम करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी -0, तो इस वैल्यू को भी 0 आ जाएगी। डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू y रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये फंक्शन को पूरा 0 कर देगा। फिर इसी तरीके डेल v बाई डेल x निकालते हैं, डेल v बाई डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 v x, 0 माइनस का v 0, अपॉन में x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये है v का, तो यहाँ पे x को x रहने दीजिए, y को 0 रखिए, तो x को x रहने दिया, y को 0 रखा, तो ये मल्टीप्लाई में है, फिर पूरे फंक्शन को 0 कर दिया, तो 0 - 0, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब यही इसी तरीके डेल v बाई डेल y की वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0, y माइनस 0, अपॉन में y। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसी वाले फंक्शन में 0 रखेंगे, x की वैल्यू, y को रखेंगे y, तो यहाँ पे रखेंगे, फिर ये वैल्यू 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू, CR इक्वेशन क्या बोलती है, डेल यू बाई डेल x बराबर होना चाहिए डेल v बाई डेल y के, एंड डेल यू बाई डेल y की वैल्यू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x के बराबर होनी चाहिए। तो इन दो चारों की वैल्यू 0, 0, इधर 0, 0, अब माइनस का 0 प्लस का 0 कोई बात नहीं, बराबर ही होता है, तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस CR इक्वेशन सेटिस्फाई। अब देखिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ओरिजिन पे। अब अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ओरिजिन पे, अब हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस प्रूव कर देते तो फंक्शन क्या हो जाता, हमारा एनालिटिक हो जाता। बट यहाँ पे जो देखिए हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है डेल यू बाई डेल एक्स 0 आ रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, सब फंक्शन 0 आ रहा है। अब फंक्शन जब 0 आ रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे बताएं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 तो किसी फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करता है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग एफ डैश जेड निकालेंगे। एफ डैश जेड क्यों निकाल रहे हैं आपको पता चल गया होगा। अब एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं, अगर एफ डैश जेड निकालना है, देखिए यहाँ पे अब हम बताते हैं एफ डैश जेड निकालना है। एफ डैश जेड निकालना है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना होता सिंपल फॉर्मूला लगा देते, बट हमको एफ डैश जेड निकालना है पॉइंट के अबाउट, पॉइंट का है ओरिजिन है तो उसके अबाउट निकालना है, तो हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड क्या है एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, ये है फंक्शन। अब इसका निकालना है, अब ये हो गया हमारा एफ ऑफ जेड माइनस, फॉर्मूला यही होता है ना, एक बार मैं लिख देता हूं फॉर्मूला आपको, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड, यही होता है फॉर्मूला, यही अप्लाई कर रहे हैं। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, जेड की वैल्यू 0, जेड की 0 मतलब एक्स एंड वाई की 0, क्योंकि एक्स एंड वाई को ही तो डिफाइन करता है, नीचे जेड हो गया, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करते हैं तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या बचेगा एक्स। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड टेंड्स टू 0 लिखिए या एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0, दोनों की वैल्यू 0 होगी तभी जेड 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, और इस जेड को क्या लिया ऊपर लिया तो एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, जेड तो एक्स प्लस वाई आई होता और इस 0 का कोई मतलब ही नहीं, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एफ डैश जेड जो बच रहा है, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लिमिट या तो एक्स टेंड्स टू 0 होना, वाई टेंड्स टू, दोनों वैल्यू 0 होगी, और एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। अब ये फंक्शन आ गया, अब ये फंक्शन को क्या करेंगे आपको बताया था, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने के बाद कोई वेरिएबल आता तो हम लोग चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट आता तो हम बता देते कि फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है या यूनिक वैल्यूज है, बट यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, फंक्शन को हम लोग किसी पाथ के अलोंग चेक कर लेंगे। पाथ के अलोंग चेक करते हैं तो पहले चलिए हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस चलते हैं, या रियल एक्सिस आप बोल सकते हैं, किसी बुक में रियल एक्सिस लिखा होगा तो अगर कोई बताएगा तो आप एक्स एक्सिस बोलिए या रियल एक्सिस बोलिए, दोनों सेम बात है। अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पे। अब इस पे एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश जेड की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला अप्लाई किया क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो x क्यूब y की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस y की पावर 10, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो ये पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, और एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अलोंग y एक्सिस चलिए दूसरा पाथ फॉलो करिए। अब हम लोग क्यों कर रहे हैं अलग अलग पाथ को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर 2 या 3 पाथ को फॉलो करवा लेंगे, 2-3 पाथ पे वैल्यू अगर फॉलो हो जाती है, सेम वैल्यूज आती है, तो हम लोग बोल देंगे कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करती है। यही बात हम लोगों ने सीखा अभी, तो वही चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो एफ डैश जेड यहाँ पे निकालेंगे इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, यहाँ पे फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, एफ डैश जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए दो पाथ के लॉन्ग हो गया, अब तीसरा पाथ एक और फॉलो कर लेते हैं, अगर उसकी भी वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोल देंगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर सेम नहीं आएगी तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। फंक्शन कौन, एफ डैश जेड। तो यहाँ पे अब हम लोग इस फंक्शन के अलॉन्ग चलते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है
एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को अलॉन्ग चलते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई की पावर 5 के पावर, इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं। कौन से पाथ को, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई की पावर 5 के पाथ को फॉलो करते हैं। तो अलॉन्ग एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई की पावर 5। अब यहाँ पे ये भी मान सकते थे वाई इज इक्वल टू एमएक्स के पाथ को फॉलो करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पाथ को फॉलो करते हैं। ये कई सारे पाथ हैं, तो आप जिस पाथ को फॉलो करना हो, तो हम फंक्शन के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो हम ऐसी कोई वैल्यू ला लें जिसपे वैल्यू सेम ना आए एफ डैश जेड की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात प्रूव कर रहे हैं। तो हम लोग एक फंक्शन के अलॉन्ग चेक करते हैं, तब एफ डैश जेड क्या होगा, वाई की पावर 5 को हम लोग एक्स क्यूब रख रहे हैं, तो हम लिमिट कौन सी लेंगे, एक्स की। जब फंक्शन में एक्स आ रहा है तो यहाँ पे एक्स क्यूब, वाई की पावर 5 था, वाई की पावर 5 को क्या ले रहे हैं, एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। ये एक्स पावर 6 प्लस यहाँ पे वाई की पावर 10 था, वाई की पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर 5, यहाँ पे देखिए वाई की पावर 5 का होल स्क्वायर तभी, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6, इसको लिख देंगे एक्स की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स की पावर 6 नीचे कॉमन हो रहा है, ऊपर भी एक्स की पावर 6 बन गया, यहाँ पे एक्स की पावर 6, यहाँ क्या बन गया 1 + 1, तो ये एक्स पावर 6 एक्स पावर 6 कट गया, तो बचा 1/2। तो लिमिट एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ गई अब 1/2, तो यहाँ वैल्यू डिसमैच हो गई। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0, दो पाथ के अलॉन्ग चले तो 0 आई, तीसरे पाथ के अलॉन्ग चले तो वैल्यू 1/2 आई। तब अब क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ डैश जेड डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू। आप ये बात उसको बताएंगे तभी आपको वो पूरा नंबर देगा। एफ डैश जेड डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू, सो एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट। जब एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एनालिटिसिटी चेक करते हैं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता, अब आप फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक कैसे बनेगा। आप डिफिनेशन में यही पढ़े हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक होता है, सॉरी डिफरेंशिएबल होता है तब फंक्शन एनालिटिक होता है। बट यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, लेकिन एफ डैश जेड ही नहीं मिला, एफ डैश जेड नहीं मिला तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ। यही बात हमको प्रूव करना था इस इक्वेशन। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था जो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, और इसी तरीके के और 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है इसी से रिलेटेड। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, ये 2017 में आया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनालिटिक्स से ही रिलेटेड फंक्शन इक्वेशन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना जो फंक्शन में लिखा है इस तरीके की, सच दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। फंक्शन एनालिटिक और उस फंक्शन का एफ डैश जेड भी निकालना है। तब देखिए एफ जेड निकालना, एफ डैश जेड भी निकालना है और फंक्शन एनालिटिक है, ये बात बता दिया उसने। क्या बताया, इस तरीके से निकालिए कि फंक्शन इज एनालिटिक। फंक्शन एनालिटिक है, अब आपको पता है कि फंक्शन एनालिटिक होता है तो क्या करता है, सीआर इक्वेशन को फॉलो करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना। देखिए 2-3 चीज मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाती है। क्या, एफ डैश जेड सॉरी एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, ठीक है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तब फंक्शन एनालिटिक होगा। बस इतनी सी बात। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर आप सोचें यही चीज नीचे से कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। रिवर्स प्रोसेस इसका गलत है कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सीआर इक्वेशन से एनालिटिक बन जाए, नहीं। यहां सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तब भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यही कंसेप्ट से रिलेटेड अभी लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या कह रहा है, फंक्शन एनालिटिक है तो मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया, ये प्रैक्टिस है। और आप अगर कोई सी भी बुक आपके पास है तो उस बुक से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और कुछ भी डाउट होता है एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, या आप हमको नीचे दिए गए टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मैसेज कर दीजिए और वहां पे आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं इसके। ये पीपीटी भी मिल जाएगी और इससे रिलेटेड फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन में, तो आप वहां से जाके फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये क्या हो जाएगी, u की वैल्यू प्लस आई वी की वैल्यू। तो u की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, v की वैल्यू मिली C2 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब यहाँ से हमको डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब किसी पॉइंट के अलॉन्ग नहीं चलना है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं चलना, बस डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस ये C1, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो C1 वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा पूरा, तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2
2x ये कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y, ये डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। इसी तरीके डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए c1 कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा, तो 2c1y, आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता ही होगा, माइनस का 2x। इसी तरीके डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c2x माइनस प्लस का 2y, डेल वी बाई डेल वाई वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2y प्लस का 2x, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सीआर इक्वेशन क्या बोलती है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होनी चाहिए, इक्वल कर देते हैं हम दोनों वैल्यू को। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस का 2y, और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू आई है 2x माइनस का 2y, तो देखिए इक्वेशन दोनों सेम है, तो इक्वल हो रही है। अब देखिए यहाँ पे c1 एंड c2 की वैल्यू इसके लिए अप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होनी चाहिए, तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आई है 2c1y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू रखिए, डेल वी बाई डेल वाई सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू 2c2x प्लस का 2y, तो इसको इक्वल करेंगे तो 2c1y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 2c2x माइनस का 2y, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोनों इक्वल लग रहे हैं, ये दोनों बात इक्वल है, तो दोनों बात इक्वल होगी तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंपेयरिंग x एंड y को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -2c2, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2c2 इज इक्वल टू -2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसी तरीके y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 2c1 माइनस का 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू -2 है, सॉरी कोफिशिएंट, यहाँ पे 2c1 है, तो c1 की वैल्यू आ गई -1, तो ये आ गई हमारी c1 और c2 की वैल्यू, यही आंसर। आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉची रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ये पता ही है हमको, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y की वैल्यू आर साइन थीटा होता है। पोलर फॉर्म हम लोग इस तरीके से लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यूलर फॉर्म लिखते हैं आर ई की पावर आई थीटा, आपको ये पहले ही बता दिया है। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे एक्स वाई और पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा, ये भी आपको बात पता होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आया, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स में ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये पुट कर देते हैं हम आर ई की पावर आई थीटा। बस इसी से हम लोगों ने यहाँ पे पोलर फॉर्म का कॉची रायमन इक्वेशन बना लिया है। देखिए पहले ये इक्वेशन था, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर, यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं यू प्लस आई वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर ई की पावर आई थीटा, यही तो होता है एफ ऑफ जेड के। तो यू आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर प्लस एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा इनटू, देखिए चैन रूल लग गया, डिफरेंशिएशन का चैन रूल से फॉलो किया, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आर के, तो आर 1 हो गया और ई की पावर आई थीटा बच गया। इसी तरीके थीटा के रिस्पेक्ट में किया डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आर कांस्टेंट था, ई की पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई की पावर आई थीटा हो गया, अब आई थीटा का फिर से किया तो आई आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हमारे पास क्या आएगा आर ई की पावर आई थीटा इंटू में आई और एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो था वो क्या है एफ आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई थीटा, इसको अलग कर लेते हैं एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा इंटू में ई की पावर आई थीटा, तो इसको हम लोग अलग से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा आई इंटू आर, तो इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इस डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर से, तो यहाँ पे वो देखिए वही चीज रिप्लेस कर दिया। अब दोनों तरफ से इक्वेशन को कंपेयर कर लिया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा है तो आई आर डेल यू बाई डेल आर, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा है तो आई स्क्वायर आई इंटू आई की वैल्यू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आर बच गया आर डेल वी बाई डेल आर, ये वी है ये डेल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया अब कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वाला रियल पार्ट क्या है डेल यू बाई डेल थीटा और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है ये, यहाँ पे रियल पार्ट ये था तो माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, तो ये पहला हमारी इक्वेशन आ गई कॉची रायमन इक्वेशन पोलर फॉर्म में। आई वाला कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया तो डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू बाई डेल आर आ गया, ये आ गया हमारा दूसरा। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख दिया डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा, किसी भी तरीके से आप लिख लीजिए, अब आपको आपके ऊपर है। डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, इस तरीके से होता है, ये होती है हमारी पोलर फॉर्म में इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है फाइंड पी सच दैट, ये सब क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। फाइंड पी सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा इज एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो क्या करेगा कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में लिखा है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, पोलर फॉर्म में है, तो हम लोग पोलर फॉर्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो वी नो दैट
व्हाट कि डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू, अभी देखिए यहीं ऊपर ही लिखे डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, और दूसरी इक्वेशन क्या है डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का आर डेल वी बाई डेल आर। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास देखिए क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा। तो हम यहाँ से u की वैल्यू ये हो जाएगी और v की वैल्यू ये हो जाएगी। तो u की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू निकालिए। तो डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2r हो जाएगा, कॉस 2 थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डेल यू बाई डेल थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 2 थीटा माइनस में माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर साइन पी थीटा, तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल आर निकाल लीजिए। तो 2r साइन पी थीटा कॉन्स्टेंट एज इट इज। डेल वी बाई डेल थीटा निकालेंगे तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन पी थीटा का कॉस पी थीटा इंटू में p बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा। तो डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू क्या आई है, ये 2r कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा की वैल्यू आर स्क्वायर इंटू में p कॉस p थीटा। तो यहीं से वैल्यू हमको मिल जाएगी, r से r को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू pr cos p थीटा। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, 2 यहाँ पे pr है, यहाँ पे 2r है, तो p की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे cos 2 थीटा था, यहाँ पे p थीटा था, तो p की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ गई 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इजी कॉन्सेप्ट होते हैं और 2-2 नंबर में कभी पूछे जा सकते हैं, या आपको ये कॉची राइमन इक्वेशन बोल दे कि पोलर फॉर्म में आपको प्रूफ करना है तो ये आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हार्मोनिक फंक्शन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 7 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। अब फंक्शन हार्मोनिक किसको बोलते हैं, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। ऐसा इक्वेशन फंक्शन जो क्या करे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, ये देखिए लिखा है del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, del 2v by del x स्क्वायर प्लस del 2v by del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। किसी भी एक इक्वेशन को फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। हमारे पास देखिए f ऑफ z किस फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होता है u प्लस i v के फॉर्म में, और u क्या होता है xy होता है, v भी क्या होता है xy होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन को जैसे u गिवन है तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, v गिवन है तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट लिखा, इफ फंक्शन fz u प्लस iv इज एनालिटिक फंक्शन, fz क्या है हमारा एनालिटिक फंक्शन है, देन u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। तब हमारा ये जो u एंड v है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होगा हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब देखिए आगे इसका एक और कंसेप्ट है, आगे की तरफ अगर बढ़े तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन। अब देखिए कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फंक्शन होता है u प्लस iv। u एक क्या है, अगर रियल पार्ट है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारा v, और v गिवन है तो इसका कॉन्जुगेट होगा u। तो आपको हमेशा देख लीजिए अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन निकालना होगा तो आपको एक ही फंक्शन गिवन होगा, या तो u गिवन होगा या तो v गिवन होगा, और बोलेगा प्रूफ करिए कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं। अगर हार्मोनिक प्रूफ कर लिए तो आपको यहां से बोलेगा कॉन्जुगेट निकालने के लिए, कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको v निकालना पड़ेगा इस तरीके से। या आपको बोल दे u अकेले गिवन है और आपको बोल दे f ऑफ z लिखना है, तो आपको u कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे बता u अकेले गिवन है और बोल दिया आपको f ऑफ z निकला है, तो f ऑफ z कैसे लिखेंगे, जब तक आप u प्लस iv नहीं u की v की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। v की वैल्यू निकालना ही कॉन्जुगेट हो गया, तो आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग देखते क्या करते हैं कि जो f ऑफ z होता है u प्लस iv होता है, इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है आपको अगर बोलता है तो आप समझ जाएंगे कि u गिवन है तो v निकालना है, v गिवन है तो u निकालना है। नाउ फाइंडिंग द कॉन्जुगेट व्हेन एनी ऑफ द फंक्शन इज नोन, कोई भी फंक्शन पता हो, अगर u भी पता हो या v पता हो, मान लीजिए लेट u इज गिवन, u गिवन है तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी है बोथ u एंड v आर द कॉन्जुगेट ईच अदर। अगर u गिवन है तो u गिवन है तो क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे तो del u by del x मिल जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो del u by del y मिल जाएगा। अब जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन हार्मोनिक होगा, u अगर हार्मोनिक है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा एनालिटिक फंक्शन होगा, और एनालिटिक फंक्शन होगा तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो CR इक्वेशन क्या होती है del u by del x इज इक्वल टू del v by del y, और del u by del y इज इक्वल टू माइनस का del v by del x। अगर ये फंक्शन है तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो del u by del x है वो del v by del y को फॉलो करेगा, इक्वल होगा उसके, और जो del v by del y की जब आ जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ से जो निकाले रहेंगे उसको क्या करेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ del v और del y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास v का फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई में, और v आ जाएगा तो हम लोग f ऑफ z भी लिख सकते हैं u प्लस iv में।
आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो गिवन होगा उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकाल के सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद इक्वल जो फंक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में वी निकलेगा, और वाई को इक्वल कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके वी निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे तो एफ जेड आ जाएगा, या वी कॉन्जुगेट बोला रहेगा तो वी अकेले आ जाएगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कैसे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें। फंक्शन क्वेश्चन गिवन है, सो दैट u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज हार्मोनिक फंक्शन। पहले क्या करा है, हार्मोनिक फंक्शन शो करिए, ठीक है। फाइंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड फाइंड करिए, हुज u इज द रियल पार्ट। ये क्या है, रियल पार्ट गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आप ये देखिए आया भी है AKTU 2018-19 में। अब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, u। एकदम इजी कंसेप्ट है, अच्छे से एक बार अभी सवाल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ये गिवन है। अब हम लोगों को क्या कह रहा है, पहले हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो अब यहां से निकालते हैं हम del u बाई del x पहले। तो del u बाई del x निकालेंगे क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस का 12x वाई स्क्वायर, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर y में करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4y क्यूब आ गया। अब हमारे पास del u बाई del x del u बाई del y आ गया। हमको निकालना क्या है, del 2u बाई del x स्क्वायर del 2u बाई del y स्क्वायर। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो del 2u बाई del x स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर, यहाँ से 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 4 में मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 12x वाई स्क्वायर दिया तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। del 2u बाई del y स्क्वायर निकालेंगे। आई होप आपको डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आता होगा, इसीलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस 12x स्क्वायर वाई गिवन है, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का 12y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे y क्यूब का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 4 में तो 12 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सेटिस्फाई कराते हैं, वैल्यू पुट कराते हैं, del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, del 2u बाई del x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस का 12y स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर। ये माइनस का माइनस के साथ प्लस माइनस का माइनस के साथ सॉरी प्लस माइनस कट के 0 आ गया, मतलब del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो फंक्शन इज हार्मोनिक। आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। आप ये बात उसको बता देंगे, ठीक। अब हम लोग निकालते हैं, युग निकल गए। अब हमको फाइंड करना है एफ जेड कैसे लिखा जाता है। एफ जेड आपको पता है u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब u आपको गिवन है, v पता करना है। v कैसे पता करेंगे, अब देखिए फंक्शन है हार्मोनिक हो गया, मतलब जो फंक्शन एफ जेड बनेगा अब वो एनालिटिक फंक्शन बनेगा। तो एनालिटिक फंक्शन बनेगा तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमको क्या पता है, del u बाई del x पता है, क्या है 4x क्यूब माइनस का 12x वाई स्क्वायर, ये है। अब देखिए सीआर इक्वेशन क्या बोलता है, del u बाई del x की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू del v बाई del y की होती है। तो मतलब del v बाई del y की वैल्यू क्या पता है, x क्यूब 4x क्यूब माइनस का 12x वाई स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, del v बाई del y इज इक्वल टू, यही कंसेप्ट अभी आपको ऊपर सिखा रहा था मैं। तो यहाँ पे del v बाई del y, del v को क्या कर देते हैं, y को उधर भेज देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, 4x क्यूब माइनस 12x वाई स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे del y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दिया, y v आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x स्क्वायर x क्यूब, ये सारे कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y बच जाएगा, माइनस का 12x कॉमन है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। तो 3 से 12 को काट दीजिए, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा फंक्शन 4x क्यूब y माइनस का 4x y क्यूब, तो ये आ गया हमारा v। अब v आ गया, u पता है, एफ जेड लिख दीजिए। एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस आई वी, और u की वैल्यू क्या दी हुई मैंने, देखिए x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस ये u की वैल्यू हो गया प्लस i, v की वैल्यू क्या है 4x क्यूब y माइनस का 4x y क्यूब, ये हो गया हमारा एफ जेड। यही पूछा था हमसे। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं मिलनेस थॉमसन मेथड। मिलनेस थॉमसन मेथड क्या होता है भाई, ये एक ऐसा मेथड है, जैसे देखिए लिखा है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड विदाउट फाइंडिंग ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन। मिलनेस थॉमसन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें फंक्शन को कॉन्जुगेट, मतलब अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल किए थे ना, यहाँ पे हमको कॉन्जुगेट निकालना था, कॉन्जुगेट निकाल के तब हम लोग यहाँ पे क्या बता पाए, एफ जेड निकालें। ये क्या कह रहा है, एक ऐसा मेथड है
जिसमें हम लोग कॉन्जुगेट फंक्शन को कैलकुलेट किए बिना एफ जेड बता देंगे, और एफ जेड किसके टर्म में, डायरेक्ट जेड के टर्म में, मतलब एफ ऑफ जेड डायरेक्ट जेड के टर्म में बताएंगे, और वो भी विदाउट कंजुगेट को कैलकुलेट किए कॉन्जुगेट को। तो इस तरीके से, तो ये एक ऐसा मेथड है। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको अगर कोई पूछेगा मिलनेस थॉमसन मेथड क्या है, तो आप ये सीधे बताएंगे कि मिलनेस थॉमसन मेथड एफ ऑफ जेड को कैलकुलेट करने का मेथड है, और वो कैसे कैलकुलेट करता है, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ जेड में कैलकुलेट करता है, और विदाउट कॉन्जुगेट को बिना उसको कैलकुलेट किए। अब इसमें प्रोसेस देखिए कैसे होता है। ये पता ही हमको z इज एक्स प्लस आई वाई होता है, और z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होता है। x की वैल्यू पहले ही शुरू में ही बता दिया था कैसे निकालते थे। इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए, z प्लस जेड बार अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरीके इन दोनों फंक्शन को माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस जेड बार अपॉन 2y। x बार x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ये करिएगा, z प्लस जेड बार कर दीजिएगा, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो x माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ से 2x आ गया, और z प्लस जेड बार आ गया। यही x की वैल्यू कर दिया, तो z प्लस जेड बार अपॉन में 2, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, दोनों फंक्शन को मिल जाएगा। अब देखिए, जब x एंड y की वैल्यू मिल जाती है, तो हम लोगों को ये भी पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे लिखा जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और u क्या होता है, फंक्शन होता है एक्स वाई का, v क्या होता है, वो भी एक फंक्शन होता है एक्स वाई का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो x लिखा उसकी वैल्यू लिख दिया z प्लस जेड बार अपॉन 2, और y की वैल्यू लिख दिया z माइनस जेड बार अपॉन 2i, प्लस में y आई अपॉन वाई वही सॉरी v, x की वैल्यू लिख दिया z प्लस जेड बार अपॉन 2, और y की वैल्यू लिख दिया z माइनस जेड बार अपॉन 2y। इस तरीके से लिख दिया, ये आ गया हमारा फंक्शन। रियल में देखे तो ये फंक्शन होता है हमारा। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या किए, पुट कर दिए z बार को z के इक्वल पुट कर दिए, z बार को क्या कर दिए, z के इक्वल पुट कर दिया। तब हमारा फंक्शन क्या बनेगा, देखिए u z प्लस z बार को z रख रहे हैं प्लस 2, सॉरी अपॉन 2, z माइनस जेड अपॉन 2i प्लस का i v, यहाँ पे भी वही z अपॉन 2, z माइनस जेड अपॉन 2i। यहाँ पे देखिए ये z माइनस जेड कट के 0 हो जाएगा, पूरे फंक्शन को 0 कर दे, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2z अपॉन जेड बचेगा, तो सॉरी अब 2z अपॉन 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल कट गया, z बचा। यहाँ पे भी भाई 2z अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होकर z बच गया। यहाँ पे यही देखिए लिखा है 2 u का फंक्शन क्या बचा, z कॉमा 0, और v में भी फंक्शन क्या बचा, z कॉमा 0। कब, जब z बार की वैल्यू को z से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा फंक्शन जो बनेगा एफ जेड इज इक्वल टू u z कॉमा 0 प्लस आई वी z कॉमा 0। ये देखिए हमारा डायरेक्ट फंक्शन आ गया। कि इस तरीके से प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तो एफ ऑफ जेड जो निकलेगा वो u प्लस आई वी के फॉर्म में आएगा, और u प्लस आई वी के फॉर्म में आते हुए भी वो क्या आएगा, z के टर्म में आ जाएगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड है कि किस तरीके से हम, देखो मेन मोटो हमारा लोग का ये रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्जाम में, और उसी लिए ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारे 4 तरीके से बनेंगे। पहला, व्हेन u गिवन होगा अकेले, व्हेन u x, y इज गिवन होगा अकेले, तब हम लोगों को क्वेश्चन बनाएगा और बोलेगा कि f डैश जेड निकालिए, सॉरी f जेड निकालिए। और जब दूसरा कि v गिवन हो, ओनली ऑन v गिवन हो, तब पूछ सकता है कि f जेड निकालिए इन टर्म्स ऑफ जेड। तीसरा, u माइनस v गिवन होगा, u माइनस v गिवन होगा, तब पूछ सकता है f जेड निकालने के लिए। और चौथा, u प्लस v गिवन होगा, तब पूछ सकता है कि u निकालना है f ऑफ जेड। ये 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस कैसे होता है इनका। तो अब देखिए केस नंबर 1, केस 1 है व्हेन ओनली रियल पार्ट ऑफ द u गिवन, u x, y गिवन है, तो हमको u अकेले गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ z कैसे लिखते हैं, u प्लस आई वी से, और f डैश जेड अगर इसका निकालेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस का आई डेल v बाई डेल एक्स क्या किया, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए हमको पता है, क्या पता है कि डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का डेल u बाई डेल y। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया माइनस डेल u बाई डेल y से। तो यहाँ पे फंक्शन f ऑफ जेड जो बन गया, f डैश जेड जो बन गया डेल u बाई डेल एक्स माइनस आई डेल u बाई डेल y मिल गया। अब डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फाई 1 x, y। मैंने मान लिया जो यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स आएगा वो क्या होगा, कोई एक फंक्शन होगा फाई, और उस फाई 1 मान लिया, और उसको किसका होगा, x, y का होगा। सेम इसी तरीके डेल u बाई डेल y, अभी हमको u अकेले गिवन है ना, तो उस u से मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन x, y गिवन है, तो यहाँ से हम लोग डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल y तो निकाल ही सकते हैं। और जब इन दोनों फंक्शन को पता हो जाएगा तो हम इस तरीके के इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं सीआर इक्वेशन को यूज करके। अब यहाँ इसको क्रिएट कर लिया, तो डेल u बाई डेल एक्स जो आया उसको हम लोग एक फंक्शन मान लिए फाई 1 x, y, और यहाँ पे जो फंक्शन y2 आएगा फाई 2 इसको मान लेंगे, और ये भी x, y का होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको बस ये करना है कि x को z रख दीजिएगा, y को 0 रख दीजिएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताना है, बस आप यहाँ पे ये लिखेंगे बाय थॉमसन मेथड वी पुट x रिप्लेस कर रहे हैं, x रिप्लेस बाय z, y रिप्लेस बाय 0। सेम इसी तरीके फाई 2 में आप रिप्लेस कर देंगे z को 0 से, y को 0 से। तो यहाँ पे जब ऐसे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास पूरा फंक्शन ये बनेगा। हम इस हमारा फंक्शन क्या है, f डैश जेड है, तो हमको f जेड निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर देंगे तो f जेड है,
एफ जेड आ जाएगा, एफ जेड में इंटीग्रेशन कर देंगे इस पूरे पार्ट को, हमारे पास एफ जेड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जेड। और यहाँ पे देखिए कहीं भी हमको वी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीआर इक्वेशन से हमने रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सिमिलरली वी जब गिवन हो, व्हेन ओनली इमेजिनरी पार्ट वी इज गिवन, जब v गिवन होगा तब हम लोग देखें एफ जेड यही सेम होता है u प्लस आई वी, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया डेल u बाई डेल एक्स प्लस i डेल v बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्या किया डेल u बाई डेल एक्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि v पता है तो हमको डेल v बाई डेल y के बराबर होता है, तो यहाँ पे रख दिया तो डेल v बाई डेल y प्लस i डेल v बाई डेल एक्स। सेम उसी तरीके से इसको फाई 1 xy मान लिया, इसको फाई 2 xy मान लिया, फिर x और y में x की वैल्यू को z से, y की वैल्यू z 0 से रिप्लेस कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया तो एफ जेड आ गया। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए रिसेंट में क्वेश्चन आया है आपका AKTU 2022-23 का है, अभी जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट यू एक्स वाई इज गिवन e की पावर x x cos y माइनस y sin y एंड f1 इज इक्वल टू e। f1 क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि हमारा जो फंक्शन में इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाए, इसलिए। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है u क्या गिवन है, और डायरेक्ट कह रहा है कि हमको इन टर्म्स ऑफ जेड में निकाल के बताना है। 2022-23 का फंक्शन क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। u क्या गिवन है, u इज इक्वल टू e की पावर x x cos y माइनस y sin y, ये है फंक्शन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हमको कैलकुलेट करना है एफ डैश जेड, सॉरी एफ जेड कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकाल लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम लोग देखिए दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो पूरा प्रोडक्ट रूल लगा लें या तो मल्टीप्लाई करा के कर लें। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन में x, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो e की पावर x एज इट इज, इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे cos y का क्या हो जाएगा हमारा, cos y कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। डिफरेंशिएट करेंगे y sin y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस x cos y माइनस y sin y इनटू में e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके डेल यू बाई डेल y की वैल्यू निकालिए, डेल यू बाई डेल y की वैल्यू निकाल के फिर वही काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, तो e की पावर x कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे अंदर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x फिर कांस्टेंट, x कांस्टेंट रहने दें। cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y आ जाएगा, माइनस का sin y लिख लीजिए, माइनस यहाँ पे देखिए y sin y लिखा है, यहाँ पे दोनों फंक्शन y के हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो y एज इट इज sin y का डिफरेंशिएशन cos y माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस sin y एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y 1 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल यू बाई डेल y। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल y मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, f ऑफ जेड। f ऑफ जेड कैसे होता है, u प्लस आई वी के फॉर्म में होता है। अब f डैश जेड क्या लिख लेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स किससे रिप्लेस करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई से, माइनस के साथ। आप ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़ें, क्योंकि डेल यू बाई डेल वाई जो होता है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होता है। तो डेल वी बाई डेल एक्स को हटाएंगे तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की दोनों की वैल्यू पता है, तो दोनों की वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ डैश जेड जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस का ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस का y sin y, ये आ गया। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू पुट करिए, तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू करेंगे e की पावर x माइनस में x sin y माइनस y cos y प्लस sin y, ये आ गया हमारा, पुट कर दिया वैल्यू। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए जाए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करिए, ये फाई 1 ये फाई 2। अब इसमें करना क्या है, फाई 1 में x को z से रिप्लेस कर दीजिएगा, y को 0 से रिप्लेस कर दीजिएगा। सिमिलरली फाई 2 में क्या करना है, x को z से रिप्लेस करिए, y को 0 से रिप्लेस करिए। तो हमारे पास f डैश z जो बचता है वो क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो e की पावर z cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस e की पावर x की वैल्यू क्या है z cos y यहाँ पे e की पावर z होगा, e की पावर z होगा यहाँ x की वैल्यू z, cos y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस का y की वैल्यू 0, ये वाले पूरे टर्म को 0 कर देगा, ठीक है। ये इतना बचा, माइनस का i, यहाँ पे माइनस 0 होता, माइनस 0 लिख लीजिए, i सेम इसी तरीके इसमें भी, तो e की पावर z
माइनस एक्स साइन वाई, एक्स की वैल्यू जेड रखेंगे, साइन वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पूरे टर्म को ये क्या कर देगा जीरो, तो माइनस का जीरो, माइनस वाई, फिर वाई की वैल्यू जीरो आ गई तो जीरो हो जाएगा, प्लस साइन वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा जीरो 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 जीरो, सब पूरा टर्म को क्या कर देगा ये जीरो, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हट गया, इमेजिनरी पार्ट हट गया तो हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड, यहां से देखें जेड ई की पावर जेड बच गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये एफ ऑफ जेड आया, इसको क्या कर देंगे डिफरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा, बस इजी से इंटीग्रेट कर दीजिए, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड ही होता है, प्लस यहाँ पे देखिए बाई पार्ट्स रूल लग जाएगा, जेड ई की पावर जेड है तो बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे, तो बाई पार्ट से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आइलेट से यूज करेंगे, तो आइलेट ये फर्स्ट ये सेकंड, जेड एज इट इज ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला, आई होप आपको ये पता होगा आइलेट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं पता था, तो मैं इसको फिर से अच्छे से बता दूंगा, जेड ई की पावर जेड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जेड का जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ई की पावर जेड का करेंगे तो ई की पावर जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ई की पावर जेड डी जेड, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जेड ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड माइनस का ई की पावर जेड, तो ये प्लस का सी, मान लीजिए कोई कांस्टेंट सी आएगा, तो ई की पावर माइनस का जेड प्लस का जेड, सॉरी माइनस प्लस का कट गया, तो हमारे पास बचा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर जेड इज इक्वल प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे f1 की वैल्यू e दिया है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो ये वैल्यू e आ जाएगी, यहाँ पे 1 e की पावर 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू इधर माइनस करेंगे, e इधर कट गए, c से c कट गया, e से e कट गया, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारा f ऑफ z क्या आ जाएगा डायरेक्ट z e की पावर z, ये आ जाएगा हमारा f ऑफ z, यही होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, इमेजिनरी पार्ट मतलब v, अब एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, v हमारा गिवन है, v क्या है e की पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए ये हमारा एक कंसेप्ट है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या होता है u प्लस आई बी होता है, आपको ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ये एक एग्जांपल करा दिया है, अब आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, v गिवन है एफ ऑफ जेड यहाँ से निकालना है आपको। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप यहाँ पे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे इस पीपीटी की या शॉर्ट नोट्स की, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं आके, और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।